सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में बायोलॉजी की जो नई टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, मेगा टेस्ट सीरीज ग्रेड सेकंड के लिए, साइंस के लिए अंतिम टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड के लिए। तो उस कड़ी में इसका जो पहला पेपर है वो कल आयोजित हुआ था, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपसे 150 प्रश्न पूछे गए थे। तमाम राजस्थान के ऑफलाइन केंद्रों पर ये संचालित हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। कुछ खामियां थी, उन खामियों को अगले टेस्ट के अंदर दुरुस्त कर दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, विश्वास बनाए रखें। उसी कड़ी के अंदर हमने पहले टेस्ट के अंदर देखा था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो फिजिक्स है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपका एप्लीकेशन पे हो चुका है अपलोड। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने नंबर ऐड नहीं किए हैं, हालांकि यूट्यूब पे है तो आप देख लोगे, लेकिन फिर भी अपने जो नंबर हैं आपका, जहाँ भी ऑफलाइन सेंटर है, उनको आप अवगत करवा दें कि हमारा ये नंबर है, आप इसको मोबाइल के अंदर ऐड कीजिएगा, एप्लीकेशन में ऐड करें तो आप उसका सॉल्यूशन है जो आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना जो संबंधित जो भी सेंटर है उनको आपको बताना है और वहीं आपकी पूरी सूचनाएं प्रेषित कर दी जाएगी और यहाँ जैसे ही आएगी तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में हमने जो बायोलॉजी है उसके हमने यहाँ देखे थे। बायोलॉजी के ऑल ओवर यहाँ 45 प्रश्न पूछे गए आपसे, जिसके अंतर्गत 3 यूनिट्स थी। मेजर का मतलब 15 दिन से आपका टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत लगभग 2-2, 3-3 यूनिट आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग मेथड की रहती है। इसमें यहाँ ऑल ओवर आपसे प्रश्न पूछे गए थे 150, जिसमें पहला बायोलॉजी के 45 थे, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी और आपकी सेल टैक्सोनॉमी, जिसमें प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं, इसके आपसे 45 प्रश्न पूछे गए। तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार का सॉल्यूशन आपका रहा। इसके साथ ये जो 2.0 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ये जो बच्चे नए हैं, मेगा नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, उनके लिए टॉपिक वाइज ये चल रही है। ये भी हर संडे को रहती है 7 दिन से। इसमें टोटल हमने 16 टेस्ट रख रखे हैं। इसमें भी 35% ऑफ के साथ इसको आप एग्जाम हेल्प कूपन कोड आपको लगाना है, उससे आपको इसका लाभ है जो मिलेगा। ये इसमें पूरा ये विवरण आपको दे रखा है। इसी तरह ये हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है जो इसी 15 तारीख से शुरू हुई है। एक पेपर इसका हो चुका है। 5 आपके इसमें टॉपिक वाइज रहेंगे जो 20-20% सिलेबस के आधार पर होंगे। 2 आपके लास्ट में मेजर पेपर रहेंगे जो संपूर्ण राजस्थान में आयोजित होंगे। उसके रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। यदि 2 ही पेपर लास्ट वाले आप देना चाह रहे हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं राजस्थान के तमाम केंद्रों के ऊपर पूर्ण सिलेबस पर जो आयोजित होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। और एग्जाम हेल्प आपको डाउनलोड करना है। ये हमारा एग्जाम हेल्प एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पूरी सूचनाएं आपको इसकी मिलेगी। ये आपको टेस्ट सीरीज इस प्रकार से परचेज कर सकते हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ ये ऑफलाइन जो सेंटर्स हमारे हैं, जो जयपुर के अंदर है, जोधपुर में है, यहाँ भी आप इसे डायरेक्ट अंतिम रूप से यदि ऑफलाइन टेस्ट आप देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ऑफलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमने ये 4 सेंटर निर्धारित कर रखे हैं। यहाँ इन पे नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पूरे दे रखे हैं, आप यहाँ से संपर्क इनसे कर सकते हैं। ये 35% ऑफ समर वेकेशन पे चल ही रहा है। ये बुक्स हैं जो आप अभी तक, हमारी ऑब्जेक्टिव पुस्तकें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी कम समय बचा हो, कम समय हमारा बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालेंगे, एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी व्याख्या दे रखी है, एनसीईआरटी का सार संग्रह दे रखा है, इन पुस्तकों के अंदर काफ़ी अच्छी हेल्प आपकी हो जाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी ये पुस्तक है, फिजिक्स में है, इसी तरह बायो की पुस्तकें, तीनों टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न और आपकी सिलेबस पर आधारित टॉपिक वाइज जो भी बिंदु आपके सिलेबस में, उनके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ मिलेंगे, उनकी व्याख्या मिलेगी, उनके आंसर की आपको मिलेगी। इसी तरह इनको प्राप्त करने के लिए आपको हमारा ये ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना है, जिसमें सारी चीज़ें, बुक नंबर 1 बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके ये प्राइस दे रखें। आप कॉम्बो मंगाना चाह रहे हैं तो इसके ये प्राइस दे रखें। बायो केमिस्ट्री यदि आप कॉम्बो मंगाते तो उसके लिए आपके 670 रुपये, बाकी तीनों कॉम्बो के लिए 1000 रुपये। ये आपको पेमेंट प्रोसेस दे रखा है। ये मोबाइल नंबर हमारी टीम का दे रखा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। पुस्तकें केमिस्ट्री आउट ऑफ स्टॉक थी, वो आ चुकी है। अभी आपसे मंगलवार, जो ऑर्डर पुराने थे, जो मंगलवार या बुधवार के आपके डिस्पैच सारे ऑर्डर हो जाएंगे, तो आपको कॉल वगैरह करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है, और मंगलवार तक सारे ऑर्डर आपके यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे। धन्यवाद। अब आगे हम शुरू करते हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु है, प्रश्न नंबर 106, फियोफाइसी वर्ग के निम्नलिखित कथनों पर हम पहले सेल बायोलॉजी के प्रश्न भी देखेंगे, इकोलॉजी के भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। फियोफाइसी वर्ग के निम्न कथनों को, कुछ प्रश्न 2.0 से मिलते जुलते भी अच्छे प्रश्न थे, तो दोनों का सेम पैटर्न था, सेम पेपर था। सेल बायोलॉजी प्लांट टैक्सोनॉमी वहां थी और यहाँ भी प्लांट टैक्सोनॉमी थी। कुछ प्रश्न आपको सेम भी मिल सकते हैं। अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाभिकीय जूसपोर अलैंगिक जीवाणुओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। संचित भोजन खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो मेनिटोल या लेमिनेरिन कहलाता है। आपको बताएं कि हाँ, जो खाद्य पदार्थ है, संचित भोजन है, वो लेमिनेरिन या मेनिटोल के रूप में होता है।
पाए जाने वाले मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, सी व कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ये बात भी सही है। कायिक कोशिकाओं में सेलुलोज भित्ति होती है जो बाहर की ओर प्राय एल्जिन के जिलेटिन या आवरण से आवृत रहते हैं, ये बात भी सही है। 2 नंबर कह रहा है कि लैंगिक जनन केवल विषम युग्मनजी विधि द्वारा होता है, ये बात गलत है, क्योंकि लैंगिक जनन आपको विशेष तौर से सभी के अंदर ध्यान में रखना है, चाहे आपका कोई भी हो, लाइफ साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सवाल में खास तौर से, क्योंकि सवाल में 3 सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में ज्यादातर, मुख्य रूप से नहीं अधिकतर या 100% ही मानो कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी और समयुग्मकी, ये तीनों प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर। जबकि रेड एल्गी है, जो लाल सेवाल है, उनके अंदर केवल विषम युग्मकी या ओगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये कथन क्या है इसके लिए गलत था। ये आप तीनों के रूप में इकट्ठा आपको ध्यान में रखना। अब इसका उत्तर हम देखें तो 1 3 4 5, 1 3 4 5, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखो, एक प्रश्न के अंदर आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने, चारों पांचों ऑप्शन जो है आपके अलग अलग उत्तर प्रश्न देखे जा रहे हैं, अलग अलग आंसर आपका मिल रहा है, तो आपको पूरा फियोफाइसी ध्यान में होगा कि फियोफाइसी के संबंध में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस शैवाल में संचयी खाद्य पदार्थ के रूप में मैनिटोल होता है। मैनिटोल जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में, संचित भोजन के रूप में मैनिटोल या लेमिनेरिन भूरे शैवालों के अंदर पाया जाता है। मैनिटोल बोल दो या लेमिनेरिन बोल दो, भूरे शैवालों में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का खाद्य संचित भोजन है, जैसे स्टार्च का प्रकार है मैनिटोल, जो मैनिटोल या लेमिनेरिन कहते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं। और ये किस में पाया जाता है, भूरे शैवालों में। तो यहाँ भूरे शैवाल का एग्जाम्पल हमारा एक ही है, एक्टोकार्पस जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का भूरा शैवाल है। एक्टोकार्पस क्या है, भूरा शैवाल है। तो ये आप इसको ध्यान में रखोगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्टोकार्पस ही एकमात्र भूरा शैवाल है। और भूरे शैवालों की विशेषता है संचित भोजन के रूप में क्या इनमें पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। जब भी हम आप सवाल पढ़ें तो सवाल के बारे में एक सामान्य जानकारी एक सारणी के माध्यम से आप पूरा सवाल याद कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये सारणी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, ये 3 इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से। 2 और देख लेते हैं, ये लो जी जेंथोफाइसी। ये आपके सवाल मुख्य रूप से वर्णक, यहां हम इनके क्या लिखेंगे, वर्णक लिखेंगे जी। इनमें वर्णक क्या पाया जाता है, संचित भोजन आपको ध्यान होना चाहिए, लैंगिक जनन आपको ध्यान होना चाहिए, इसके बाद आपको चल संरचना के बारे में ध्यान होना चाहिए, फिर आपको उदाहरण ध्यान होना चाहिए। इतनी चीजें आप इसमें याद कर लेते हैं तो मेरे आइडिया से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपको यदि इतनी चीजें इस सवाल के अंदर ध्यान है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक चीज अब देखो, वर्णक के बारे में हम देखते हैं। अब वर्णक देखें हम, तो वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी, ये सब के अंदर पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और आपका बीटा कैरोटीन, ये आपके यूनिवर्सल पिगमेंट है, सबके अंदर कॉमन आएंगे। उसके बाद फियोफाइसिन में ए वह क्या होता है, सी होता है और फ्यूकोजेंथिन होता है। यहाँ ए और डी होता है और फाइको इरिथ्रीन होता है, फाइको इरिथ्रीन।
इसके बाद आपका आता है साइनोफाइसी, ए व बी होता है और फाइको साइनिन होता है। ये आपके सारी समस्याएं, आगे जितने भी सवाल के प्रश्न है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जेंथोफाइसी है, ए व ई होता है बस। अब इसमें देखिए संचित भोजन के रूप में यहाँ हमें पता है क्लोरोफाइसी में शुद्ध स्टार्च या इसको हम मंड बोल सकते हैं, ध्यान में रखोगे। थियोफाइसी में ए और सी है, तो यहाँ आपका संचित भोजन लेमिनेरिन, लेमिनेरिन व मेनिटोल है, इस तरीके से याद रखना। रोडोफाइसी में आपका संचित भोजन के रूप में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये लो जी फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। साइनोफाइसी के अंदर क्या होगा, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। इसी तरह जेंथोफाइसी में क्या होगा, संचित भोजन विशेष तौर से स्टार्च ही, यहाँ सॉरी ल्यूकोसिन और ऑयल, ल्यूकोसिन और यहाँ तेल या ऑयल आप लिख सकते हैं, ये आपके संचित भोजन। इस तरीके से आप याद करो, सवाल में कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखो लैंगिक जनन की बात करूं तो यहाँ आइसो ऊगेमस एन आइसो, तीनों प्रकार के, समयुग्म की, विषम युग्म की और असमयुग्म की, तीनों प्रकार के होंगे। इसी तरह इसमें भी तीनों प्रकार के होंगे। रोडोफाइसी में केवल विषम युग्म की या ऊगेमस बोल सकते हैं, ठीक है। साइनोफाइसी इसमें एब्सेंट होता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। और आपका जेंथोफाइसी इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं है। अब यहां हम चलें आगे, हालांकि यहाँ जेंथोफाइसी मान्य तो आप तीनों ही मान के चले। चल संरचना एब्सेंट। अब क्लोरोफाइसी में चल संरचनाएं पाई जाती हैं, 2 से 8 पाए जाते हैं। आपने कल देखा भी होगा, पार्श्व स्थिति पे होते हैं, शीर्षस्थ होते हैं और पार्श्व। इसी तरह यहां भी 2 पाए जाते हैं क्लोरो जो चल संरचनाओं के रूप में। कल एनसीईआरटी मैंने आपको एक सारणी बताई थी, कल का सॉल्यूशन आपने देखा हो तो। और अब यहाँ हम देखें रोडोफाइसी के अंदर जो चल संरचनाएं होती हैं वो आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। साइनोफाइसी के अंदर चल संरचनाएं एब्सेंट होती हैं। जेंथोफाइसी में भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है। अब आप एग्जाम्पल आप सबको ध्यान है कि क्लोरेला है, स्पाइरोगायरा है, पॉलीसाइफोनिया है या कैल्प है, जो भी है आपको पता है कौन सा भूरा शैवाल है, कौन सा लाल शैवाल है, कौन सा हरा शैवाल है, कौन सा पीले हरे शैवाल है, कौन से नीले हरी शैवाल है। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आप इसको याद रखोगे तो आपका पूरा शैवाल कंठस्थ हो जाएगा। तो एक सारणी एनसीईआरटी में दे रखी, उसको भी आप इससे मिलाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुछ यहां दे रखा है कि कुछ वंश जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित होते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न था, तो थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न, आप थोड़ा सा इसको देखते तो आप कंफ्यूज हुए हैं। होमोसोरस, हिटेरोसोरस, होमोस्पोरस, हिटेरोस्पोरस। अब स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर। स्पोर का मतलब लास्ट में स्पोर ही आएगा, सोरस तो मतलब नहीं। तो आप स्पोर ध्यान रखेंगे कि अलग अलग स्पोर के आधार पर इसका वर्गीकरण है कि पादपों को, टेरिडोफाइट को स्पोर्स के आधार पर कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं। यदि जनन के समय समान प्रकार के स्पोर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोस्पोर्स कहते हैं। होमोस्पोर समान प्रकार के बनते हैं, समान बीजाणु बनते हैं जी, ठीक है। यहां बनते हैं असमान बीजाणु। अब एग्जाम्पल आपको ध्यान है सबको। अब मैं होमोस्पोर्स की बात करूं तो आपको लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, टेरिडियम है, ड्रायोप्टेरिस, ये 4 चीज आप ध्यान रखो। इसमें देखो साल्विनिया है, मार्सिलिया है, एजोला है, सिलेजिनेला है, एडिएंटम है, एडिएंटम। ये सारे आपके क्या है, विषम बीजाणु। अधिकांश सम बीजाणु, फरन लगभग सारी विषम बीजाणु होती है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ वंश जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया के 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित होते थे। हमें पता है कि 2 प्रकार के होंगे, जिसका मतलब क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स ही होंगे। क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स होंगे। इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, होमोस्पोर्स
हेटेरोस्पोर्स, ये परिभाषा। तीनों प्रश्न जो बन रहे हैं टेरिडोफाइट के अंदर मैंने तीनों ले लिए। आगे एक आपका और लघुपर्णी गुरुपर्णी मैक्रोफिलस माइक्रोफिलस, वो प्रश्न भी मैंने दिया है। और इनका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है, जीवन चक्र मैंने आपको कल सारे एक साथ बताए थे, फिर भी आगे और देख लेंगे। ठीक है, इनका जो जीवन चक्र होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। सबसे पहले होता है सेवाल का हेप्लॉन्टिक, भूरे सेवाल को छोड़कर, भूरे सेवाल में डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो ब्रायोफाइटा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। टेरिडोफाइट में डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक किससे जुड़ा हुआ है, भूरे सेवालों से जुड़ा हुआ है, और उसमें होता है डिप्लॉन्टिक किसमें, जिम्नोस्पर्म के। आगे हम देखते हैं फ्लोरिडियम मंड की संरचना किसके समान होती है। फ्लोरिडियन मंड संचित भोजन होता है किसका, लाल सेवाल का। लाल सेवालों में जो संचित भोजन होता है वो क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन मंड होता है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन से जुड़ी हुई होती है। इसके लिए इसका उत्तर नंबर क्या हो गया, 4 राइट हो गया। निम्नलिखित में से एक सहवनी क्रिप्टोगेम्स है। सहवनी क्रिप्टोगेम्स, सहवनी क्रिप्टोगेम्स का मतलब है कि इस प्रकार के पादप जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं सहवनी उत्तक के रूप में होते हैं। हालांकि ये सही अर्थ नहीं है इसका, कई बच्चे कहते हैं कि सर सहवनी उत्तक पाए जाते हैं, वो सारे नहीं। सहवनी का मतलब ये नहीं है इनका। सहवनी क्रिप्टोगेम्स तो मतलब होता है कि आपके जो छुपे हुए जन्नांग जिन पादपों में पाए जाते हैं वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वेस्कुलर शब्द लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे पादप जिनमें जो जनन है, ऐसे पादप जिनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, पहली विशेषता है। जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा। बीज और फल इनमें नहीं बनते हैं, फूल व बीज नहीं बनते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता छुपे हुए जननांग होते हैं, छुपे हुए जननांग पाए जाते हैं। ये तीनों विशेषताएं लिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर। अब वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात कर रहे हैं, अलग चीज। क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स दो प्रकार के होते हैं, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। और अब देखो यहां क्रिप्टोगेम्स को हम वर्गीकरण करते हैं, क्रिप्टोगेम्स वर्गीकरण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको प्रश्न आ सकता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और दूसरा होता है नॉन वेस्कुलर। ठीक है, अब नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर, वेस्कुलर में क्या आएंगे, जिनमें 7 उत्तक पाए जाते हैं, इसका मतलब टेरिडोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा जी। और नॉन वेस्कुलर में क्या आएगा, ब्रायोफाइट आएगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि थैलोफाइटा भी इसमें शामिल है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं इसमें। आपको केवल ये ध्यान रखना है, ज्यादातर प्रश्न यही आ जाता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। नॉन वेस्कुलर में ब्रायोफाइट और वेस्कुलर में टेरिडोफाइट। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं। हमें पता है सहवनी की बात कर रहा है, और सहवनी क्रिप्टोगेम्स कौन सा होगा, इक्विसिटम होगा, क्योंकि सहवनी में क्या आता है, टेरिडोफाइट आते हैं। तो तीनों में एकमात्र एग्जाम्पल है क्या, टेरिडोफाइट इक्विसिटम। अब देखो जिंगो है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये इसमें नहीं आएगा। मार्केंसिया है, ब्रायोफाइट है, नहीं आएगा। सिड्रस जिम्नोस्पर्म है, ये भी नहीं आएगा। अब एक शब्द आपने और देखा होगा, फेनेरोगेम्स। एक शब्द आपने देखा है कि क्रिप्टोगेम्स, दूसरा होता है फेनेरोगेम्स। ये आपके कॉन्सेप्ट आप लिख लो आराम से, फेनेरोगेम्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न आता है गलत हो जाता है। अब फेनेरोगेम्स में क्या आएंगे, इसमें आते हैं स्पर्मेटोफाइटा। कौन से आएंगे, अर्थात वे पादप जो बीज द्वारा प्रजनन करते हैं, बीजों द्वारा प्रजनन करने वाले पादप, बीजों द्वारा प्रजनन करने वाले पादप क्या कहलाते हैं, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, क्या क्या है, पहला है आपका जिम्नो और दूसरा आपका क्या है, एंजियो। दूसरा आपका क्या है, एंजियोस्पर्म। दोनों ही क्या है, बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, इसलिए इन्हें फेनेरोगेम कह दो, सॉरी फेनेरोगेम्स कह दो, या आपका स्पर्मेटोफाइटा, फेनेरोगेम्स। दूसरा इसको स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, अर्थात बीज वाले पादप। तो ये दोनों चीजें आपकी ध्यान होगी तो आपका कभी भी जिंदगी में प्रश्न गलत नहीं होगा।
कॉन्सेप्ट आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इसको इसके लिए उत्तर माना है। अब आपका ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि स्पर्मेटोफाइटा, कल 2.0 में प्रश्न दिया था, स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही आते हैं, तो ये आपको दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इसका उत्तर नंबर आपका 1 राइट है। शैवालों के विभिन्न उत्पाद के संबंध में असममित का चयन कीजिए जी। शैवालों के विभिन्न जो उत्पाद है उसमें हम ये देखें तो आपका जो प्रश्न नंबर दे रखा है पहला, अगर अगर ग्रेसिलेरिया और ईल किससे प्राप्त होते हैं? लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। ग्रेसिलेरिया जो लाल शैवाल, उसका नाम आपने सुना होगा, वहीं से ज्यादातर अगर अगर को प्राप्त किया जाता है। केराजीन, ये भी आपका लाल शैवाल से प्राप्त होता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसको कहते हैं, ज्यादातर उससे लाल से केराजीन प्राप्त होती है। आयोडीन और ब्रोमीन आपके भूरे शैवालों से प्राप्त होते हैं। लेकिन एल्जीन, एल्जिलिक एसिड आपका किससे होता है? ये भी भूरे शैवालों से होना चाहिए था, इसलिए आपका ये उत्तर क्या मान लिया हमने? गलत मान लिया। इसलिए 111 का उत्तर नंबर क्या होगा? 4 होगा जी। अगला प्रश्न, शैवाल में उनके संचित भोजन के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। शैवाल में संचित भोजन के बारे में मैंने पूरा आपको एक साथ बता दिया सारणी में, अब आपको केवल उत्तर बताऊंगा मैं। लाल शैवाल फ्लोरिडेन स्टार्च बिल्कुल सही है। हरा शैवाल साइनोफाइसिन स्टार्च गलत हो गया। हरे शैवाल में क्या पाया जाता है? केवल और केवल स्टार्च होता है। साइनोफाइसिन स्टार्च का मतलब साइनोफाइसिन में हो गया। भूरे शैवालों में लेमिनेरिन मैनिटोल जो कि कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न है। पीले हरे शैवाल जिसको हम जेंथोफाइसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेंथोफाइसी, इसका मतलब होता है ल्यूकोसिन और तेल। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, इसलिए उत्तर नंबर बी हमने क्या माना? इसका गलत मान लिया। 112 का क्या हुआ? गलत। देखो इस प्रकार का सॉल्यूशन आप करेंगे तो निश्चित रूप से टेस्ट का फायदा तभी होगा तब आप सॉल्यूशन देखें और सॉल्यूशन खुद करें। मान लो बाय द वे सॉल्यूशन एक दिन लेट आता है, 2 दिन लेट आता है, तो आप उसका खुद प्रयास करें करने का। ऐसे प्रश्न दे रखे कि आप खुद निकालें, तो ऐसे उत्तर आपको ध्यान होने चाहिए। ये एक तरीका आपका ऐसा मेथड है, इसके द्वारा आप जिंदगी में कभी प्रश्न को भूलेंगे नहीं। हम क्या है, सीधा रटते हैं, सीधा नहीं रटना है। आप इस प्रकार से एनालिसिस कीजिए कि दिमाग में एक सवाल आ गया तो चारों उसका ध्यान। अब उसने पूछ लिया लाल शैवाल संचित भोजन, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन एल्गी के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, लीले पीले हरे शैवाल है उनके अंतर्गत, भूरे शैवाल के अंतर्गत क्या होगा संचित भोजन। ये चीज आपको एक साथ ध्यान रखनी है, एक साथ ध्यान रख। इसीलिए मैंने प्रश्न में सारे एक साथ दिए ताकि बच्चा इनको भूले ना, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक बार आप पढ़ लो, ऑप्शन से आपका आंसर गलत नहीं होगा। 2 नंबर उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न, किस शैवाल वर्ग में गतिशील अवस्था व लैंगिक जनन दोनों अनुपस्थित होते हैं? देखो बहुत अच्छा प्रश्न था। मैंने सारणी में देखा था कि आपका जो लैंगिक जनन है वो तो आपका केवल और केवल किस में एब्सेंट होता है? साइनोफाइसी में होता है। साइनोफाइसी के अंदर आपका लैंगिक जनन कभी भी नहीं पाया जाता। इसी तरह हम ड्यूटेरोमाइसेटिस देखते हैं कवकों के अंदर, वहां भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लेकिन ये कह रहे हैं कि किस शैवाल वर्ग में गतिशील अवस्था भी है और लैंगिक जनन भी है। तो गतिशील अवस्था तो 2 शैवालों में एब्सेंट होती है, एक तो आपके लाल शैवाल में गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती और एक नीले हरे शैवाल के अंदर गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती। तो लाल शैवाल में तो केवल गतिशील अवस्था ही नहीं पाई जा रही, लैंगिक जनन तो है, लेकिन नीला हरा शैवाल उसमें देखो गतिशील अवस्था भी नहीं पाई जा रही और आपका लैंगिक जनन भी एब्सेंट है। इसलिए इसका उत्तर क्या माना हमने? 2 नंबर उत्तर माना है। अब आपको थोड़ा सा इसमें बैक हम चलेंगे, क्या बता आपको समझ में आ जाए। ये लो जी, इसमें देखो हमने देखा था कि जो हमारा रोडोफाइसी था, इसके अंतर्गत देखो जनन तो है, गतिशील अवस्था नहीं पाई जा रही। लेकिन ये देखो साइनोफाइसी ऐसा है जिसके अंतर्गत देखो ना तो गतिशील अवस्था है और ना ही क्या है, लैंगिक जनन है। अब उन्होंने पूछा है कि लैंगिक जनन और गतिशील अवस्था दोनों ही नहीं पाई जा रही, तो ना तो लैंगिक जनन है ना गतिशील अवस्था है, इसलिए उसका उत्तर मैंने क्या मान लिया? साइनोफाइसी मान लिया। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1 नंबर उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न शैवालों में उनमें पाए जाने वाले हरित लवक के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, मिलता जुलता प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। आपका क्लोरोप्लास्ट भी क्लियर हो रहा है, सेल बायोलॉजी भी चल रही है और आपकी प्लांट टेक्सोनोमी भी चल रही है, तो ऐसा प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है जो कॉमन प्रश्न होते हैं। जैसे मोस के बारे में बहुत से एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कूट मछली कौन सी है, मोस कौन सा नहीं है, या कॉमन जैसे समुद्री जंतुओं के नाम दे देते हैं, समुद्री खीरा, समुद्री वो। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं एग्जाम में ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तो ऐसे में हम देखते हैं इसमें कि यूलोथ्रिक्स, इसमें मेखलाकार आपके ग्रिडल्स शेप पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स सही है। स्पाइरोगायरा में कुंडलित होंगे, सर्पिल होंगे।
क्लेमाइडोमोनास में प्याले नुमा होंगे। जिग्मिया में क्या होते हैं, ताराकार होते हैं जी, स्टार शेप ताराकार होते हैं। जालिकावत किस में पाए जाते हैं, उडोगोनियम में पाए जाते हैं। सेवाल है उडोगोनियम, पूरा सेवाल है, वहां पाए जाते हैं। तो आप इसको ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पाया जाएगा और ये यहाँ, तो इसका मतलब चौथा क्या हो गया आपका ऑप्शन गलत हो गया। पहले तीन आपके क्या है, सही है। उत्तर आपका 4 नंबर हो जाएगा। 114 में क्या हो गया, 4 नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से एक परजीवी शैवाल है, सीधा सा सवाल था। सिफेलुरोस को जो है हरा शैवाल है, चाय पत्तियों पर परजीवी के रूप में, पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको परजीवी शैवाल कहते हैं सिफेलुरोस। उत्तर आपका 1 नंबर राइट होगा। अगला प्रश्न, हॉर्सटेल टेरेप्सिडा के टेरिडोफाइटा के किस वर्ग में आता है, तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, साइलोप्सिडा, ऐसे याद रखो। मुख्य रूप से जिनके नाम अन्य नाम है उनको तो आपको वर्गीकरण ध्यान रखना ही रखना है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिलिसिनिया फर। ये लो जी। अब साइलोप्सिडा में क्या आएगा, साइलोटम वगैरह पहला वर्ग है, छोड़ दो, कोई अन्य नाम नहीं। लाइकोप्सिडा का अन्य नाम है कलपमोस। स्पिनोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्विशिटम वगैरह पौधे आते हैं जो कि हॉर्सटेल इन्हीं जो संरचना है उस प्रकार की होगी। साथ में आपसी रगड़ में जंगलों में आग लगने की वगैरह का खतरा रहता है। खुरदरी सतह होती है, सिलिका पाई जाती है इनकी त्वचा के ऊपर। फिलिसिनी इसको क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। इसी तरह आप ब्रायोफाइटा के तरफ, हमारा काम तो हो गया कि हॉर्सटेल के बारे में पूछा था, उन्होंने बता दिया कि स्पिनोफिटा क्या होगा, हॉर्सटेल होगा। उत्तर नंबर 2 आपका राइट है। इसी कड़ी में आपको हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, उसका नाम भी ध्यान में रखना है। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस। हिपेटिकोप्सिडा को बोलते हैं लीवरवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा को क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट, और लास्ट में क्या आएगा, मोस। ठीक है, वो चीज भी आपको साथ में ध्यान रखनी, दोनों को कॉमन रूप से ध्यान रखोगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन वहां एग्जाम के अंदर लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, हॉर्सटेल, मोस, फर्न और आपके पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं, क्लब मोस, लिटिल क्लब मोस, तो वहां क्या मिक्स हो जाता। तो आप इस प्रक्रिया से उनको दोनों को एक साथ याद रखें, गलत उत्तर नहीं होगा। 2 नंबर राइट है। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा के संबंध में आपको क्या बताना था। टेरिडोफाइटा के संबंध में आपको बताना था, कलमोस लाइकोपोडियम है, स्मॉल कलमोस सिलेजिनेला है, हॉर्सटेल आपका क्या इक्विसिटम है, मेडन हेयर ट्री आपका क्या है, एडिएंटम है। देखो कलमोस सब जानते हैं, लाइकोपोडियम में आएगा क्योंकि नंबर 2 में है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम है, कलमोस बिल्कुल सही हो गया। स्मॉल कलमोस आपका क्या था, सिलेजिनेला था। हॉर्सटेल आपका इक्विसिटम है। मेडन हेयर ट्री, यदि यहाँ मेडन हेयर फर्न होता तो हम एडिएंटम कर देते, लेकिन मेडन हेयर ट्री है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, गिंगो बाइलोबा आएगा, गिंगो। ठीक है, या जिंगो बोलो या गिंगो बोलो, वो आपका क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। इसलिए ये क्या है आपका गलत है, मेडन हेयर ट्री। उत्तर नंबर 4 आपका गलत ऑप्शन हो गया, असुमेलित है। निम्न में से लघु पर्णी, देखो टेरिडोफाइट का 2 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से ज्यादातर आपके प्रश्न आते रहते हैं। दुलीचंद जी, दुलचंद जी, एक मिनट दी। निम्न में से लघु पर्णी माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट का उदाहरण है। लघु पर्णी का मतलब हो गया कि 2 प्रकार के पादप बनते हैं, जिनमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार के उदाहरण है, यहां हम एक तो पढ़ते हैं क्या, लघु पर्णी, लघु पर्णी। एक आपका क्या होता है, गुरु पर्णी, दीर्घ पर्णी, जो भी बोलो। लघु पर्णी का मतलब होता है माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस, मेगा, मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस। अब देखो माइक्रोफिलस का मतलब क्या होगा, मैक्रोफिलस का अर्थ क्या होगा, लघु पर्णी। ऐसे पादप जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं। पहला, पत्तियां छोटी होगी, लघु पर्णी, और तना क्या होगा, बड़ा होगा। तना क्या होगा जी, बड़ा होगा।
तो उन्हें क्या कहेंगे, लघुपर्णी कहेंगे। अब हमें तो ये ध्यान में तो कम रखना है कि तना बड़ा होगा, पत्तियां बड़ी होगी, लेकिन आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि ये ध्यान जरूर रखना है कि एग्जाम्पल क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लघुपर्णी का जो एग्जाम्पल है वो इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है। तो एक, दो, तीन, ये क्या है, सारे लघुपर्णी है। उत्तर हमने मान लिया जी, एक, दो और तीन। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, दीर्घ पर्णी, या जिनको बोले गुरुपर्णी, जिनको बोले मैक्रोफिलस। इसका एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, टेरिडियम टेरिस और मार्सिलिया। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल इतने याद कैसे रहते हैं? एग्जाम्पल भी थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, याद रहने लग जाएंगे। अब दो चार बार पढ़ा लिया, दो चार बार बोल दिया, लिख के याद कर लिया तो याद रहने लगे। हमें भी नहीं रहते थे पहले, जब हमने आप जैसे तैयारी कर रहे थे, केवल रट के देखा था, थोड़ा बहुत याद किया, ऑप्शन से किया। लेकिन अब क्या है, 5-7 बार टेस्ट वगैरह बन गए, याद क्लास ले ली, तो उससे क्या याद रहने लग गया। तो आप इस तरीके से याद, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, याद वही करवा रहा हूँ। हर चीज़ नहीं रटनी, हर एग्जाम्पल याद नहीं करना, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। तो टेरिडियम टेरिस और मार्सिलियस आपका क्या है, गुरुपर्णी का है। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करना था और बताना था, सिंपल सा प्रश्न था। फाइकोमाइसेटीज क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, आपको पता है, एल्गल फंजाई है। फाइकोमाइसेटीज क्या है, एल्गल फंजाई है। एल्गी के जैसे लक्षण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसलिए एल्गल फंजाई हो गया। दूसरा है आपका एस्कोमाइसेटीज, जिसको हम सेक फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसेटीज, जिसको हम कलफ फंजाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसेटीज, जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। अलैंगिक जनन पाए जाने के कारण लैंगिक जनन इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए उत्तर नंबर 2 राइट हो जाएगा। ए का 2 है, बी का आपका 1 है, सी का आपका क्या है 4 है, और डी का आपका क्या है 3 है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल दे रखे हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर म्यूकर एल्बो बिल्कुल सही है, एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम एस्परजिलस सही है, बेसिडियो में पक्सिनिया एगरिकस सही है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में कभी भी अस्टिलेगो और कोलेट्रिकम नहीं आता है, इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका इसका क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। अगला प्रश्न, बेमेल, बहुत अच्छा प्रश्न, एनसीईआरटी बेस है, और यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि पफ बॉल, टोड स्टूल, मोरल्स, ट्रफल्स किस में पाए जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसके अंतर ये पाए जाते हैं। तो मोरल्स और जो ट्रफल्स है वो आपके फाइकोमाइसेटीज में ना, और किस में आते हैं, एस्कोमाइसेटीज में आते हैं। एनसीईआरटी में भी ये चीज दे रखी है। आपने आगे देखा होगा पफ बॉल, टोड स्टूल, ये सारे आपके किस में आते हैं, ड्यूटेरोमाइसेटीज के आसपास, बेसिडियोमाइसेटीज के अंतर्गत आते हैं। ये भी बात आपकी क्या है, सही है। फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियो, ड्यूटेरो में आपके केवल कीट बक्सी आते हैं, कीट बक्सी जो कवक हैं वो आते हैं किसमें, ड्यूटेरोमाइसेटीज के। पफ बॉल और टोड स्टूल, ब्रैकेट फंजाई भी इसके अंतर्गत आती है, पोलीपोरस जिसको कहते हैं छेद करने वाली, पफ बॉल, टोड स्टूल, ये सारे किस में आएंगे, बेसिडियोमाइसेटीज में आएगी। अर्ली ब्लाइंड पोटैटो रोग अल्टरनेरिया सोलिनाई द्वारा होगा, लेट ब्लाइंड फाइटोप्थोरा इन्फिडेंस द्वारा होगा। चारों क्या है, इसमें से बी, सी और डी आपका सही है, ए उत्तर आपका क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, स्तंभ फर्स्ट व स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों को सही विकल्प चुनें। स्पाइरोगायरा आपका क्या है, एक उसकी है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, वोल्वोक्स क्या है, कुछ समुद्री सवाल। इनके बारे में आप जब भी ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं तो आपको एक वर्गीकरण मिलता है कि एक कोशिकीय शैवाल कौन कौन से हैं, बहुकोशिकीय शैवाल कौन कौन से हैं, तंतु में कौन कौन से हैं, मल्टी सेलुलर थैलोइड, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, ये शैवाल कौन कौन से। इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रीन एल्गी पढ़े तो उसके ये 3-4 एग्जाम्पल है कि थैलोइड में कौन सा आएगा, इसमें जो तंतु में है फिलामेंटस है वो किस प्रकार का होगा, एक कोशिकीय कौन सा होगा, चल एचल कौन से होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास एचल है, स्पाइरुलाइना है, क्लोरेला है एचल है, लेकिन है एक कोशिकीय। लेकिन अब इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा है इसे हम देखें तो हमें पता है क्लेमाइडोमोनास चल प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल है, वोल्वोक्स आपका कॉलोनी में पाया जाता है, कुछ विशाल समुद्री रूप में कैल्प्स पाए जाते हैं, और स्पाइरोगायरा आपका क्या है, तंतुई है। स्पाइरोगायरा क्या है, फिलामेंटस है। और आपने स्पाइरोगायरा में 2 प्रकार के पढ़े होंगे, एक तो स्पाइरोगायरा जिसे पोंड सिल्क कहते हैं, एक
आप में दो चीजें यहाँ पढ़ते हैं, यूलोथ्रिक्स पोन्ड वूल और स्पायरोगैरा पोन्ड सिल्क, ये दोनों ही तंतु में है। तो आपको फिलामेंटस के रूप में इनको ध्यान में रखना है, फिलामेंटस है। इसी तरह हम क्लोरेला वगैरह भी यहाँ पढ़ते हैं, स्पाइरुलाइना क्लोरेना, वो आपके बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर में आएंगे। मल्टी सेलुलर थैलोइड के अंदर भी पढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर आपका फिलामेंटस में भी है। एक कोशिकीय की बात करें तो यहाँ आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, अब ये आपका उत्तर हम देखें यहाँ, तो आपका उत्तर होगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 का मतलब हुआ 122 में उत्तर नंबर 1 आपका राइट है। कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट है जो स्थायी स्लाइड बनाने में प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। इसकी एक जाति से प्राप्त होता है। एबीज एबीज बाल्सेमिया एक पादप है जो कि एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। वहां से ही आपका ये जो प्लांट है प्राप्त किया जाता है, क्या, एबीज बाल्सेमिया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। अब देखो जिम्नोस्पर्म पे एक प्रश्न और, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलाना था, तो आप ये पता है कि सारे जिम्नोस्पर्म है, सागोपाम, चिलगोजा फर्न, इफेड्रिनोसडी, सिडार कास्टेल, ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती। सागोपाम है तो सबको पता है कि साइकस रिवुलेटा से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इफेड्रा पादप जिम्नोस्पर्म इफेड्रिनोसडी प्राप्त होती है। चिलगोजा आपको पता है पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 2 1 और 4। 3 2 1 और 4, उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके प्लांट टेक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट पर्सन, जहां पर प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको अभ्यास करते रहना है। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा सेल बायोलॉजी का प्रश्न है, जिसमें दे रखा है कि आपको एक साइड, ये मैंने पहले भी कई बार कई दफा ये प्रश्न अलग अलग टाइप से आपको दिया, उन टाइप्स की भी हम बात करेंगे। पहला दे रखा है मध्य केंद्रीय। अब देखो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि TAMS, बस, पूरा आपका प्रश्न कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। टैम्स, देखो जी, टीलोसेंट्रिक, ठीक है जी। दूसरा एक्रोसेंट्रिक, क्या है, एक्रोसेंट्रिक। क्या है, मेटासेंट्रिक। ये एक ट्रिक मान सकते हो आप, कंफ्यूज नहीं होगा। सब मेटा, ठीक। अब देखो टीलोसेंट्रिक का मतलब है आई, एक्रोसेंट्रिक का मतलब है जे, मेटा का मतलब बी, और सब मेटा का मतलब है एल। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम प्रश्न पे बात करते हैं। ये हमने कॉमन चीज देख ली। अब देखो पहला कह रहा है कि मध्य केंद्री, मध्य केंद्री जो है वो आपका क्या होगा, यहां इसमें हम देख के चलें तो जैसे मध्य केंद्री का मतलब होता है कि गुणसूत्र मध्य में स्थित होगा और गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं हैं समान होगी। आप सबको पता है कि यहाँ जो सेंट्रोमियर है, ये जो क्लासिफिकेशन आपका दे रखा है, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है। अब सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 भागों में बंटा है, 1 2 3 4। अब पहला क्या था, सेंट्रोमियर यदि क्या हो, बिल्कुल ऊपर की ओर हो, सबसे किनारे पे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर थोड़ा सा अंदर हो किनारे से, उसको क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो तो उसको क्या, यहाँ आइए, यहाँ देखो थोड़ा सा अंदर है, यहाँ बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ थोड़ा और अंदर है। सब मेटा का मतलब है कि मेटा से थोड़ा सा अंदर की ओर हो, मतलब सब मेटा स्थिति पर होता है, तो इसको ये बोलेंगे। यही चीज इन्होंने यहाँ पूछी है, मैंने सरल शब्दों में लिख दी। अब मध्य केंद्र की गुणसूत्र जब मध्य में स्थित होता है, दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। एक आपका 3 नंबर हो गया। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक, जब गुणसूत्र अंत के एक समीप होता है, भुजा छोटी तथा दूसरी क्या होती है, बड़ी होती है, तो आपका क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। इसके बाद है सी नंबर, उपमध्य केंद्री, गुणसूत्र बिंदु मध्य से थोड़ा सा क्या होता है, हटकर होता है, तो ये बिल्कुल हटके हो गया। अब कह रहा है टीलोसेंट्रिक, तो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। अब आपको किसी भी प्रकार से पूछे, एक तो इस प्रकार से पूछ सकता है, दूसरा टीलोसेंट्रिक आकृति देकर पूछ सकता है, या एक एक करके पूछ सकता है कि टीलोसेंट्रिक में कहां होगा, अलग होगा। आपको मैंने तीनों प्रकार के प्रश्न बता दिए, एक एक प्रश्न, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, चारों आपके एग्जाम में एक पूछा जा सकता है,
इस प्रकार से कूट भी आपसे मिलवा कर पूछ सकता है, सिंपल भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। अब उत्तर नंबर इसका क्या होगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन 125 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद करें। अंतः झिलिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित हैं? एक अंतः झिलिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर बनता है, कुछ कोशिकांग मिलकर बनाते हैं, हालांकि कोई अलग से सिस्टम नहीं है इसका। झिल्लीदार अंगक कार्य और संरचना के आधार पर, जो झिल्लीदार अंगक हैं वो कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, कार्य की दृष्टि से भी संरचना की दृष्टि से। वो सारे अंतः झिल्लिका तंत्र में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। परमानेंट याद कर लो जी, अंतः झिल्लिका तंत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोशिकांग जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, कार्य की दृष्टि से भी संरचना की दृष्टि से भी। हम देख लेते, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ER गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रसधनी, ये 4 कोशिकांग ऐसे हैं जो आपसी तालमेल के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। कभी गोल्जी बॉडी इसमें काम आ रहा है, कभी लाइसोसोम इसमें काम आ रहा है, कभी ER काम आ रहा है, इसलिए ये सारे क्या है, अंतः झिल्लिका तंत्र के भाग हैं। तो उत्तर तो हमने कर दिया इसका क्या, 1 नंबर, कि इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा ये अंतः। अब दूसरा, अंतः झिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं है, ये भी आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शामिल नहीं है, कभी भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें शामिल नहीं होगा। पर ऑक्सीसोम शामिल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक शामिल नहीं होगा। ये लो, कौन से शामिल है, ये है, कौन से शामिल नहीं है, ये है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए, कारण भी बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी संरचना कार्य एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। इनकी संरचना कार्य एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती, इसलिए अंतः झिल्लिका तंत्र के भाग हैं। उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला, डीएनए और आरएनए में, यहां आप जरूर गच्चा खाए होंगे कल, डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन शब्द आपने नहीं देखा। आपने जो कह दिया कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो आप प्यूरिन पूछा है, पिरिमिडिन पूछता तो आपका उत्तर अलग हो सकता था। प्यूरिन का मतलब ये हुआ कि 2 प्रकार के होते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन थाइमिन साइटोसिन। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर नंबर आपका है वो होगा 2 नंबर, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन दोनों है जो क्या है, प्यूरिन्स है, और डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका राइट। जहां आपको दिक्कत लग रही है वहां मैं समझा भी रहा हूं, लेकिन ज्यादातर समस्या नहीं आएगी, आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो बायो आपकी हो जाएगी इस तरीके से। टेस्ट का मतलब क्या है कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो सीरीज है उसको आप पढ़ें, उतने ही लेवल के प्रश्न आप निकालें, उस लेवल के ही प्रश्न निकालें। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि सीरीज आप 1 2 3 जो भी चल रही है उसमें आपका सिलेबस बहुत शानदार, बहुत अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने सिलेबस को कवर करने का। इससे आसान तरीका साइंस के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। साइंस आपकी कमजोर है तो आपको मजबूत करने के लिए इससे बढ़िया तरीका आपका दुनिया में कोई भी तरीका है जो इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, इससे पढ़ने के लिए आप हमेशा अपनी जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसको आपको मजबूत करना होगा। रुचि बढ़ेगी, सब्जेक्ट में प्रश्न सही होंगे, आपको तरीका पता चलेगा, थ्योरी आपकी मजबूत होगी। किस आधार पर, केवल ऑब्जेक्टिव के आधार पर। यदि ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से करवाए जा रहे हैं तो इससे बढ़िया तरीका मैं दुनिया में कोई नहीं मानता। ये सिलेबस से भी बहुत औखा काम है, बहुत हार्ड काम है। पहले प्रश्न बनाओ, वीडियो दो, सॉल्यूशन दो, करेक्शन करो, ढूंढो, मतलब ये लंबा प्रोसेस है, काफी समय लगता है बनाने में। अब देखो काइटिन, काइटिन क्या है, एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड है। आपने देखा होगा होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, तो काइटिन एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड है। ये आपको ध्यान में रखना है कि काइटिन के अंदर क्या पाया जाता है, एक नाइट्रोजन का अणु पाया जाता है। उत्तर नंबर 1 आपका राइट। अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन क्या है, गलत है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन व पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है, बिल्कुल होता है जी। आप अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो उप अवस्थाएं हैं, शुभ सब स्टेज है, उनको आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वहां कौन कौन सी स्टेज आई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन आपने देखी होगी, तो वहां आपको समझ में आ जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट व सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की
जाइगोटीन अवस्था में होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, लेप्टो जाइगोटीन के अंदर कुछ आपका डीएनए संश्लेषण यहां होता है। तो उत्तर नंबर आपका क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत दे रखा है सेकंड, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, फर्स्ट आना चाहिए था। अगला प्रश्न, मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है समसूत्री और सूत्री विभाजन प्रत्येक में 2। ये चीज भी तो आपको कंफ्यूज किया होगा थोड़ा सा, कई बच्चों ने पूछा भी था कल टेस्ट के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। अब मैं आपको समझा देता हूं क्यों सही था। मेटाफेज में क्रोमेटिड की संख्या होती है। अब देखो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। पहले में क्यों कंफ्यूज हुए, समसूत्री वैरसूत्री विभाजन प्रत्येक में 2। देखो इसका जो ऑप्शन माना था, एक नंबर उत्तर माना, क्यों माना है कि समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन प्रत्येक में 2। चौथा ऑप्शन है समसूत्री में 2 और अर्धसूत्री में 2। अब समझें इसको भी, गुणसूत्र हमारे मानव में 46 है जैसे, तो ये कह रहा है कि समसूत्री में, अर्धसूत्री में, समसूत्री में प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्या बनते हैं, क्रोमेटिड बनते हैं। प्रत्येक मतलब एक एक गुणसूत्र में 1 2 3 4 5 6 23 तक, ऐसे प्रत्येक में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ऐसा ही क्या होगा, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। अर्धसूत्री में भी प्रत्येक गुणसूत्र में 2 बनेंगे। तो ये आंसर इसलिए सही हुआ। चौथा सही क्यों नहीं हुआ, ये कह रहा है कि समसूत्री में 2 और अर्धसूत्री में 2, लिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन समसूत्री में 2 ऑल ओवर ही 2, पूरे ही 2, मतलब 2 समसूत्री में बन गए और 2 सूत्री में बन गए, तो 4 ही बने, ऐसा नहीं। यहां प्रत्येक गुण सूत्र में 2 बनेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उत्तर नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक परितंत्र में इकोलॉजी, एक परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ की उत्पादन की जो दर है वो क्या कहलाती है। ये एक परिभाषाएं है आपके लिए इकोलॉजी की दृष्टि से, मैंने आपको पहले बताया था इनकी इकाई और इनकी परिभाषाएं। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, नेट उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, इनको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। प्रश्न यहां से बनेगा, पहले बता रहा हूं 100% प्रश्न बनेगा, तो आप ये ध्यान रखें। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से 1.5 पेज में दे रखा है और कई जगह इसको एग्जाम में भी आ गया, तो अभी सेकंड ग्रेड में ये शायद प्रश्न नहीं आया, संभावनाएं है यहाँ से प्रश्न बनने की। इसका उत्तर होगा आपका 2 नंबर, सकल प्राथमिक उत्पादकता। जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, कब आयोजित किया गया था। तो आप सबको पता है कि रियो डी जेनेरिया का जो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में आयोजित किया गया था। निम्न में से परिवर्णी शब्दों, कई बार इसे जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है, तो इन फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है। पहला है सही नहीं है, एक पूछा इन्होंने, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ईपीए एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी। ये आपका क्या है, गलत आंसर था ऑप्शन। ये सारी जो फुल फॉर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, ये आपको ध्यान में रखनी, इकोलॉजी से जुड़ी हुई है, इसलिए आप इनको ध्यान में रखेंगे। आप आराम से इसको याद अलग से लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी आ जाता है। एक आता है आईबीपी, ये कोई प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि कमेंट के अंदर आप जरूर इसका फुल फॉर्म, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप इसको मेरे को इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को बताओगे। लास्ट वाले का क्या है, प्रोग्राम है, ये आपको मैं बता हिंट दे रहा हूँ, दोनों आपको बतानी है और कमेंट जरूर करना है कि सर इसकी फुल फॉर्म ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। एनसीईआरटी के अंदर आईबीपी प्रोग्राम, आईबीपी के बारे में दे रखा है, तो आप इसको मुझे बताओ। तो इसका 2 नंबर उत्तर आपका क्या है, राइट। घास भूमि परितंत्र में पोषी स्तर के साथ जातियों के सही उदाहरण को सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल आप सबको पता है पोषी स्तर जो फर्स्ट होता है वो किस में आता है, उत्पादक में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका पोषी स्तर जो 2 होता है वो आपका खरगोश में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आएगा। तो एक का 3 नंबर का क्या है, 4 नंबर है, 3 का क्या हो गया 4, 3 का आपका क्या हो रहा है, एक मिनट
ठीक है। हाँ, 3 का क्या हो गया, 4 हो गया। और आपका 2 का क्या हो रहा है, 2 का आपका 3 हो रहा है। ए का क्या हो रहा है, ए का हम देखें फोर्थ पोसिस्टर है, गिद्ध हो जाएगा। एक का डी का सॉरी पोसिस्टर जो थर्ड है उसमें क्या आएगा, कौवा आएगा। और फोर्थ पोसिस्टर है इसमें क्या आएगा, गिद्ध आएगा। शीर्षस्थ है। तो उत्तर नंबर आपका 3 इसमें राइट होगा। 134 का 3 नंबर राइट होगा। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारणी आपकी एनसीईआरटी में पोसिस्टर के बारे में दे रखा है, तो सामान्य प्रश्न यहां से बन सकता है। स्पर्धी आवर्धन नियम का प्रतिपादन किसने किया। स्पर्धी आवर्धन नियम आप सबको पता है कि समान आवास में रहने वाले जो जंतु हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर किसी एक भोज्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। जो जंतु ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है, वही उसको जीतेगा और वही जीवित रहेगा। बाकी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दो जंतु है, भोजन स्रोत दोनों का सेम है, जिसकी ज्यादा पावर होगी वो हमेशा जीतेगा, जिसकी भैंस उसकी लाठी, इस नियम पे है। तो इसमें सीधा सा था कि स्पर्धी आवर्धन नियम। अब यहाँ नाम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गोस का नियम जिसको बोलते हैं, GF गोस का नियम इसको कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। क्यों दिया है, एनसीईआरटी में आपका केवल इकोलॉजी से संबंधित एक प्रश्न दे रखा है। या तो इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है या इसका वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है। द्वितीयक अनुक्रमण कहां से प्राप्त होता है। देखो, प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है वो आपका नगन चट्टानों से प्राप्त होता है। प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है वो आपका नगन चट्टानों से प्राप्त होता है, जहां कभी भी जीवन नहीं था। जहां कभी भी जीवन मौजूद नहीं था, मतलब कुछ जीव कभी पैदा ही नहीं हुए, ऐसी जगह से क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। नगन चट्टानों से जहां कभी भी कोई जीवन नहीं था। लेकिन जब पूछे द्वितीयक अनुक्रमण, तो द्वितीयक अनुक्रमण जो होगा वो आपका होगा अवकर्मित वनों से। मतलब ये हुआ कि जहां पहले जीवन था, पहले जीवन था, पर किसी कारणवश को प्राकृतिक आपदा के कारण वो जीवन क्या हो गया, नष्ट हो गया। प्राकृतिक आपदा के कारण जीवन नष्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवकर्मित वन से कहेंगे। तो 2 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। जहां जीवन तो था लेकिन अब नहीं है, वहां से द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, प्रारंभ होता है। अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, अब देखो, पारिस्थिति के पिरामिड के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। कई बार मैंने ऐसा प्रश्न दे दिया, क्यों दे रहा हूं, बार बार प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं हैं कि आपके 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, जैव संख्या के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड, चौथा होता है ऊर्जा के पिरामिड। जो जैव संख्या के पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं, हमेशा, पक्का नहीं है लेकिन लगभग सीधे होते हैं। जैव भार के पिरामिड लगभग सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा 100% क्या होंगे, सीधे। अब इन दोनों में डाउट है कि इनमें हमेशा मतलब 90% तो सीधे, कुछ परिस्थितियों में एक आधी परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहां ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वो आपको अपवाद याद रखने की। ऊर्जा गाएगा तो सबको पता है कि सीधा ही होगा। अब जैसे वृक्ष के पिरामिड, इकोसिस्टम में संख्या की बात करूं तो संख्या में 3 प्रकार के पिरामिड मुख्य रूप से बनते हैं। एक तो आपका बनता है जलीय इकोसिस्टम का, ठीक है। दूसरा आपका बनता है घास स्थल का, और तीसरा आपका बनता है पेड़ का, वृक्ष का, पौधों का, वृक्ष इकोसिस्टम। तो ये पिरामिड तो क्या हो गए, हमेशा क्या होंगे, सीधे होंगे। घास स्थल का भी सीधा होगा, और वृक्ष का जो पिरामिड होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि जब वृक्ष का पिरामिड बनता है तो वृक्ष क्या होंगे, संख्या में उत्पादक क्या हो गया, एक, जैसे एक वृक्ष है तो इसके ऊपर जो जंतु होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ये और भी ज्यादा होंगे। मतलब जिन जंतुओं की संख्या कम है, छोटे हैं, आकार कम है, संख्या में अधिक है, इसका मतलब उत्पादकता किसकी बढ़ गई, जो जैव संख्या है वो किसकी बढ़ गई, इनकी बढ़ गई। इनकी भी जैव संख्या, इनकी जैव संख्या क्या है, कम है, इसलिए ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। जबकि उनमें क्या होगा, सीधे बनेंगे, क्योंकि उनमें उत्पादक क्या है, ज्यादा है, और संख्या क्या है, ऊपर वाले कम है। उत्पादकों में संख्या ज्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए। अब जैसे घास है तो घास की संख्या बहुत ज्यादा होगी, यहाँ जल है उसकी संख्या भी ज्यादा होगी, तो इसलिए ये पिरामिड उल्टे होता है और ये सीधा होता है, इसलिए एक कथन आपका राइट हो गया।
इसमें केवल आपका वृक्ष का पिरामिड ही क्या होता है, उल्टा होता है। अब दूसरा है जलीय इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। अब देखो जलीय इकोसिस्टम में क्या होगा, जलीय इकोसिस्टम में केवल किसका उल्टा होगा, जलीय, बाकी सारे सीधे होंगे। जलीय इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, मतलब जैव भार का जो जलीय पिरामिड्स है वो क्या होगा, उल्टा होगा। कारण क्योंकि हाँ, अब देखो यहां क्या है, जल में जो जीव पाए जा रहे हैं छोटे होते हैं आकार, जलीय जो जीव होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनका जैव भार कम होता है। लेकिन इन पर डिपेंड जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इनका आकार बड़ा होता है और जैव भार क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए वो संख्या में अधिक हो गए। तो ये तिकोना ऐसे बन जाएगा कि यहाँ कम है और वहां क्या है, ज्यादा, इसलिए इनका पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। ये बात भी सही है। तीसरा है जैव भार के पिरामिड इकोसिस्टम की खड़ी फसल को दर्शाते हैं, ये बात भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है, खड़ी अवस्था कहलाती है। खड़ी अवस्था ये तो है अकार्बनिक और यहां क्या होती है, कार्बनिक की। खड़ी फसल और खड़ी अवस्था में अंतर इतना ही है कि जैव भार के पिरामिड में इकोसिस्टम में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो तो क्या कहलाती है, खड़ी फसल कहलाती है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। और स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था, यहाँ क्या होगी, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको स्टैंडिंग क्रॉप ऊपर वाला, स्टैंडिंग स्टेट नीचे वाली। तो 1 2 3 4 सारे उत्तर क्या है आपके राइट है, इसलिए उत्तर नंबर 1 मैं इसको सही मानूंगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता में हानि निम्न के कारण होती है, आवासीय क्षति विखंडन से भी होगी, सह विलुप्तता से होगी, अति दोहन से भी होगी, विदेशी जातियों का आक्रमण में भी होगा। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। 1 2 3 और 4 आपके सारे के सारे उत्तर राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से दोनों युग्म, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता से जब भी प्रश्न बनता है बायोडाइवर्सिटी से, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल रहती है। आप इसको ध्यान में रखेंगे किसके दोनों युग्म सही है, मतलब इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। जब प्राकृतिक आवास के अंतर्गत जंतुओं व पादपों का संरक्षण किया जाता है तो उसे हम स्वस्थानीय कहते हैं। बहिस्थानीय का मतलब होता है कि एक्स सीटू जिसमें प्राकृतिक आवास से बाहर जंतु व पादपों का संरक्षण किया जाता है तो उसे हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब इसके उदाहरण आपको अलग से ध्यान रख सकते हैं, उत्तर निकालना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य। इसके अलावा आपका होगा जैव मंडल संरक्षण, ये चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। नम भूमि, ये भी आप इसी में ध्यान रखेंगे। ये चीजें सारी आप किसमें ध्यान रखेंगे, आप स्वस्थानीय के अंतर्गत ध्यान रखते हैं। अब बाकी जो भी है वो सारे किस में आते हैं, आपके एक्स सेटू के अंदर, एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं ज्यादातर, मतलब मुख्य मुख्य मैंने यहाँ देख लिए। जैसे उसमें अपने क्या देखेंगे, वानस्पतिक उद्यान है, जीन बैंक, बीज बैंक, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये सारे किसमें आते हैं, आपके एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ आपका यहाँ ब्रायो कंजर्वेशन जो है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब हम उत्तर निकालें इससे, तो आप इतने 4 एग्जाम्पल आपको याद है तो आंसर आपका आसानी से निकल सकता है। जैसे पहले देखा है, सही दोनों सही होनी चाहिए, स्वस्थानीय राष्ट्रीय उद्यान, बहिर्स्थानीय वानस्पतिक उद्यान, दोनों क्या है, सही। अब स्वस्थानीय, अब बहिर्स्थानीय के अंदर देखो उल्टा दे दिया, ये दोनों ही उल्टे दे दिए। स्वस्थानीय में बीज बैंक, ये भी गलत दे दिया। स्वस्थानीय में उत्तक संवर्धन, ये भी गलत है। तो इसमें एक आंसर ऐसा है जो दोनों कूट को सही दर्शा रहा है। हर एक पेपर में मैंने ऐसा प्रश्न दिया है
और प्रश्न आपका बार बार क्यों दे रहा हूं, अलग अलग तरीके से दे रहा हूं। कभी मैंने 1 2 3 4 वाला ऑप्शन दिया है, कभी सिंगल पूछा है, कभी आपको इस तरीके से कूट से पूछा है, मतलब प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल है। उत्तर नंबर 1 राइट। अगला प्रश्न, कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड के पदों में सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, शाकाहारी पादप, कवकमूल पादप, भेड़, पशु, आर्किड वृक्ष। अब इसमें केवल आपको ये बताना था, आपकी जो जब भी आप पढ़ते हैं धनात्मक अनुन्य क्रियाएं हैं, सह सहोपकारिता है, सहभोजिता है, प्राक सहभोजिता है, अमेंसिलिज्म है, प्रतिजीविता है, परभक्षिता है, परजीविता है, इन चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इन अनुन्य क्रियाओं के बारे में प्रश्न आता है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, प्लस माइनस का निशान देके पूछ सकता है, आपसी कूट वाले प्रश्न से पूछ सकता है, एक एक के बारे में पूछ सकता है, किसमें दोनों को लाभ होता है, किसमें दोनों को हानि होती है, एक में लाभ एक में हानि, इनके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इस तरह के प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं हैं। प्रश्न हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न आ सकता है। अब हमें यह पता है कि शाकाहारी पादप मैंने परभक्षण पे कर दिया, कवक मूल पादप सहभोजिता पे हो गया, भेड़ पशु प्रतिस्पर्धा हो गई, आर्किड वृक्ष सॉरी 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 इसमें आपको ये करना है कि ए का 3 नंबर परभक्षण हो गया, ठीक है। बी का कवक मूल पादप सहोपकारिता होगा, कवक मूल पादप क्या होगा, सहोपकारिता होगा। सी का प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, और आर्किड वृक्ष क्या हो जाएगा, सहभोजिता हो जाएगा। एक का 3, बी का 2, सी का आपका 4 और डी का आपका 1, तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अंग्रेजी टर्म जरूर ध्यान में रखनी है। ये आगे हम बात करेंगे, एक प्रश्न और है उसमें हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो 2 नंबर उत्तर आपका राइट हो गया। ये देखो अगला ही प्रश्न है। अब देखो यहां आपको दे दिया इन्होंने एक साइड प्लस माइनस का, ये जो निशान है ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। जैसे मैं इसमें बात करूं, आपने देखा होगा इसके अंतर्गत 2 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है धनात्मक, धनात्मक अन्योन्य क्रिया। अब देखो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। पहली होती है सहोपकारिता, सहोपकारिता, ठीक है। दूसरी होती है सहभोजिता, तीसरी होती है पराक सहभोजिता, ठीक है। अब सहोपकारिता के बारे में क्या रखेंगे, म्यूचुअलिज्म रखेंगे, म्यूचुअलिज्म। सहभोजिता के बारे में लिखेंगे कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, इंग्लिश टर्म इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉर्पोरेशन, देखो अब म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, क्योंकि हिंदी शब्द होता है सहज जीवन, कई बार सहज जीवन भी दे देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब दोनों का जीवन आपसी क्या है, सहज जीवन। अब देखो इनके निशान आपको ध्यान रखें, प्लस प्लस, मतलब दोनों जीवों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि। तीसरा आपका क्या है, प्राक सहभोजिता, यहां भी दोनों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें भी देखो लाभ हो रहा है जी, इसमें भी लाभ हो रहा है, लेकिन अंतर है इनके लिए सहज जीवन साथ रहना ओब्लिगेट, आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए जिसको क्या कहा है, सहज जीवन क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, साथ रहना ओब्लिगेट है, बिना खत्म हो जाएंगे संभव नहीं है। मतलब दोनों जीवों को लाभ हो रहा है, एक को एक से, दोनों जीवों को आपसी लाभ है, एक को इससे लाभ है, दूसरे को उससे लाभ है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। यहां भी दोनों को लाभ है, लेकिन यहां साथ रहना जरूरी नहीं है, यहां साथ रहना जरूरी है। यहां एक को लाभ है और एक को क्या है, ना हानि और ना लाभ है। दूसरे प्रकार ऋणात्मक, ये 5 आपको ध्यान में रखने, बस आपका काम हो जाएगा। अब ऋणात्मक में 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है परजीविता, एक प्रतिजीविता।
एक तो होती है परजीविता, परजीविता अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासिटिज्म। एक होता है प्लस एक माइनस। दूसरा है प्रतिजीविता, अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म। यहां भी क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा और एक को ना नुकसान ना फायदा, जीरो हो गया। अब देखो परजीविता का मतलब आपको पता है कि परजीवी जैसे कवक परजीवी हो सकते हैं, शैवाल परजीवी हो सकते हैं। एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को भी नुकसान नहीं हो रहा, कोई उससे उस चीज से किसी को नुकसान नहीं है कि हाँ ठीक है अपना काम वो चला रही है। एक को फायदा है, एक को सॉरी एक को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और एक को क्या हो रहा है, नुकसान होगा। दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे अमरबेल है, एक पादप पर लिपटी हुई है तो पादप की जो वृद्धि है वो उससे रुक जाएगी, लेकिन अमरबेल को उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसी तरह यहाँ प्रतिजीविता, इसमें क्या होगा कि एक को तो नुकसान होगा और दूसरे को ना नुकसान होगा और ना फायदा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंसिलिज्म कहते हैं। अब मैंने यहाँ निशान के बारे में आपसे पूछा, देखो आगे वाले प्रश्न में निशान आपको याद है तो यहां देखो मैंने प्रश्न पूछा आपको 141 के अंतर्गत निशान के बारे में आपसे पूछा, तो आपने इसका उत्तर क्या दिया। मैं देखो यहां तो हमें पता है कि सहोपकारिता क्या है, सहभोजिता और सहोपकारिता, प्रतिजीविता और परजीविता। अब ए का हम 4 नंबर लेके चलें, प्लस प्लस, हमें पता है कि यहाँ प्लस प्लस आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ एक को दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दूसरा एक को तो सहभुजिता में क्या होगा, एक को फायदा होगा, दूसरे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सहभुजिता में क्या है, जिसमें एक को नुकसान नहीं हो रहा। तीसरा यहां भी देखो एक को नुकसान हो रहा है और एक को ना नुकसान ना फायदा, अमेंसिलिज्म हो गया। बचा क्या, परजीविता, एक को माइनस एक को प्लस। तो उत्तर इसका हो गया 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3, उत्तर नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर होगा। कई बार हम एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों पर बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, ऐसा अक्सर देखा है मैंने बच्चों के साथ कि हम टिक किसी और पे कर रहे हैं, उत्तर वहां कुछ और लगा रहे हैं। ऐसा इस कारण होता है कि जब भी आप एग्जाम के अंदर कूट वाले प्रश्न करें तो सबसे पहले उस पेपर के अंदर इनको मिला के रख लें। कच्ची पेन से ले जा सकते हैं आप, उससे मिला लें, पेन से मिला, हल्का सा मिला लें, थोड़ा सा डॉट डॉट करके, ताकि आप मिलाते समय गलत ना हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि निशान 2-3 जगह, ऐसा नहीं है, आप मिलाते समय ऐसा ध्यान रखो, एक का 4, बी का 1, ऐसी लाइन मार लो, ऐसी लाइन मार सकते हो। लेकिन टिक जब आप करो तो एक पे करो, बड़ा टिक कर दो या गोला कर दो, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन यहाँ ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा, ऐसा होता है जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो प्रश्न हम कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, टिक हमारा कहीं और लग रहा है, ओएमआर शीट पे टिक कहीं और लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आता हुआ प्रश्न गलत हो रहा है इसका मतलब हम कंपटीशन से बाहर जा। 3 नंबर राइट हो गए। एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधित जातियां एक साथ नहीं रह सकती। स्पर्धी रूप से कमजोर जाति अंततः विलुप्त हो जाती है। मैंने कहा था एक ही भोजन के लिए जंतु जब दो के बीच संघर्ष है, एक लोमड़ी है और 2 उसको खाने के लिए जंतु हैं। अब जो मजबूत जंतु होगा, जो ताकतवर होगा वो उसको खाएगा, जो कमजोर है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी तरह इसके अंतर्गत रूल है, उस रूल को क्या कहते हैं, स्पर्धी आवर्धन का नियम कहा जाता है, जो कि घोष ने दिया था जी। 1 नंबर उत्तर राइट है। बी डीएनए के मध्य कुंडलन की लंबाई, यहां बहुत कंफ्यूजन हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं, समझने वाला है थोड़ा सा सवाल, हालांकि ज्यादा कोई समझने वाला नहीं था लेकिन फिर भी गलती हम कर लेते हैं। देखो 2 चीजें हैं, देखो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है एक कुंडलन की लंबाई। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कुंडलन क्या है। कुंडलन यहां से लेकर ये जो है यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, कुंडलन कहलाती है, पूरी कुंडलन। इसके अंतर्गत 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं एक कुंडलन के अंदर, दूसरे कुंडलन में फिर 10। अब वो पूछे 2 नाइट्रोजनिक क्षारों के बीच की दूरी, तो ये होती है 2 नाइट्रोजनिक क्षारों के बीच की दूरी ये होती है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है।
अब ऐसे प्रश्न के अंदर आपने क्या किया, एक दो गलतियां आपने इसमें जरूर की हैं। जैसे मैंने इसका उत्तर आपका क्या माना, 3.4 एंगस्ट्रॉम मान दिया जी, कि एक कुंडलन में जो लंबाई होती है बी डीएनए की वो कितनी होती है, 3.4 एनएम होती है। बिल्कुल सही कहा मैंने। अब क्यों कहा, दो चीजें। अब आप इसको एंगस्ट्रॉम में मान के चले, कई बुक्स के अंदर या आपने यदि एंगस्ट्रॉम में पढ़ा है तो वहां 34 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है। एक एंगस्ट्रॉम को इसमें बदलेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.1 एन निकालेंगे। जैसे 10 की घात -9 और 10 की घात -10, ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 नैनोमीटर। तो अब आप इसको चेंज करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर कितने नैनोमीटर आ जाएंगे, 1.0 एनएम आ जाएगा। अब आप इसका उत्तर निकालेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए था, आपके अनुसार आना चाहिए 34 एंगस्ट्रॉम, और जब हम इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 हमने निकाल लिया, तो यहां क्या बन जाएगा, 3.4 एनएम बन जाएगा। अब उसमें हम देखें, एक दो नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है दोनों के बीच। अब इसको नैनोमीटर में निकालेंगे, वो स्थिति, एक नैनोमीटर बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 एनएम मीटर, तो एक इधर चला जाएगा, तो 0.34 नैनोमीटर ये हो जाता है किसके बीच की दूरी, जब दूरी पूछता दो नाइट्रोजनिक क्षारों के बीच की दूरी। इसने पूरे कुंडलन की पूछी, इसलिए मैंने आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ये दूरी आपकी किसकी है, दो नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी है। अब दो नाइट्रोजनिक क्षारों की दूर की बीच की दूरी ये होती है और ये पूरे कुंडलन की होती है, इसलिए उत्तर नंबर 2 आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, सुकेंद्री कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गोल्जी काई में होता है। आप सबको पता है, बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको कार्य मुख्य रूप से पेरोक्सिसोम हो चाहे ग्लाइकोक्सिसोम हो चाहे आपका राइबोसोम हो, इनके कार्य मुख्य रूप से लाइसोसोम हो, इनके कार्य आपको ध्यान रखने, ऐसा प्रश्न आ सकता है। स्फीरोसोम्स हो, पॉलीसोम्स हो। एक हेलिक्स किस प्रकार की प्रोटीन संरचना, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स, दो चीजें आप चलते हैं। जब हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। अब ये हेलिक्स आते हैं आपके दो तरह के, अल्फा हेलिक्स इंपॉर्टेंट है, बीटा हेलिक्स। केमिस्ट्री में भी आपका जैव अणु का जो टॉपिक है, यहां से नहीं तो वहां प्रश्न पक्का बनेगा। प्रोटीन से संबंधित यहां ज्यादातर वसा और कार्बोहाइड्रेट पे बनता है, वहां भी बन सकता है, दोनों जगह आपको एक साथ याद कर लें। वहां संरचना ही पूछी जा सकती है कई बार, लेकिन यहाँ सिंपल आपका प्रश्न है जो पूछा जाता है। अब अल्फा हेलिक्स के बारे में देखें तो अल्फा हेलिक्स जो है उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिक्यूलर मोलिक्यूलर अंतर आणविक, हिंदी में आप नहीं ध्यान रखें, इंग्लिश में याद रखें इसको आप। इंट्रा मोलिकुलर किस में होंगे, अल्फा हेलिक्स में होंगे। इंट्रा ए लग गया ना लास्ट के अंदर, अल्फा ए इंट्रा। और ये क्या हो जाएगा, बीटा हेलिक्स में होगा इंटर मोलिकुलर। ये भी आप केमिस्ट्री के हिसाब से, बायो के हिसाब से, दोनों के तरीके से याद रखें, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स किससे संबंधित है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से संबंधित। अगला जो प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसीय अम्ल है और कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल है। इन प्रश्नों को करने के लिए दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। संतृप्त के रूप में केवल दो, पामीटिक अम्ल और दूसरा स्टीयरिक अम्ल। दुनिया में दो ही ऐसे एसिड्स हैं जो क्या होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल में आते हैं। दूसरे होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसमें ये सारे आएंगे, ओलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एरेकिडोनिक अम्ल, ये तीनों किस में आएंगे, ओलिक अम्ल, लेनिक अम्ल नहीं दे रखा, ये लेनिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल
ओलिक अम्ल और एरेकिडोनिक अम्ल, ये सारे क्या होते हैं, असंतृप्तवशीय अम्ल होते हैं। तो उत्तर नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूकैरियोट में अनुलेखन में विषमंगी मतलब हेटेरोजीनस जो आरएनए है वो किसके द्वारा अनुलेखित होता है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम में आता है। देखो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए उसमें भी आपको क्या करना है कि ये पूछ रहा है डीएनए से डीएनए की बात कर रहा है, तो डीएनए से डीएनए की बात करें तो जो चेंज होगा वो आपसी डीएनए से डीएनए में ही होगा। जैसे आपकी ये संरचना दे रखी है ए टी जी जी ए टी जी सी ए, अब इसका जो परिवर्तन होगा ए का क्या होगा, टी हो जाएगा, ए हो जाएगा सी, सी टी, ए सी जी टी, ऐसा ऑप्शन 3 नंबर। मतलब इसमें परिवर्तन आरएनए के हिसाब से नहीं होगा क्योंकि संपूरक रज्जुक, पूरक रज्जुक, संपूरक रज्जुक मतलब केवल डीएनए की बात कर रहा है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा डीएनए के ही प्यूरिन पिरिमिडिन आपस में बदलेंगे। लेकिन बात करें मैसेंजर आरएनए की तो वहां स्थिति बदल जाती, ए की जगह यू मतलब थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। वो चीजें आपको अलग से ध्यान रखनी है। तो उत्तर नंबर 3 आपका राइट आंसर। पीट बनाने के लिए स्फेगनम का पीट मोस, स्फेगनम नामक मोस का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। न्यूक्लियोसोम का जो केंद्रीय भाग है वो बना होता है H2A, H2B, H3 और H4 प्रकार के एमिनो एसिड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो सॉरी स्टोन प्रोटीन के अंदर ये जो प्रकार की क्या स्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 प्रकार की प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है, इसलिए उत्तर नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो आज के पेपर के 150 प्रश्न थे, इन 150 प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ से किया, अच्छे से समझा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आगे भी जो भी टेस्ट पेपर्स आयोजित होंगे इसी प्रकार का सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशंस है उसको आपको डाउनलोड करना है। ये सारी सूचनाएं मैं आपको शुरू के वीडियो में शुरू में ही बता चुका था कि ये हमारी टेस्ट सीरीज 1.0 मेगा टेस्ट सीरीज जो भी शुरू हुई थी उसके प्रश्नों पे हमने बात की थी। जो रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है जिसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ आपको मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से ऐसा थंबनेल वहाँ दिखाई देगा, उसको आपको परचेज करना है। ये मात्र आपको 520 रुपए में ऑनलाइन मिल रही है जो 35% ऑफ के साथ उपलब्ध है। इसमें विद सॉल्यूशन पीडीएफ पेपर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। फिर भी आप चाहें कि नहीं हम तो ऑफलाइन देना चाह रहे हैं तो आप सूरतगढ़ नहीं आ सकते हैं। सूरतगढ़ के अलावा आप जोधपुर, जयपुर, सूरतगढ़, सीकर चारों सेंटर पर ये ऑफलाइन संचालित है। आप इन नंबरों पर संपर्क करके सीधा जुड़ सकते हैं। अपनी परीक्षा के लिए एकमात्र राजस्थान की ऐसी टेस्ट सीरीज है जो वीडियो सॉल्यूशन दे रही है। प्रॉपर पेपर पैटर्न पर ही आपको पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा पिछले काफ़ी लंबे समय से सीरीज हमारी चल रही है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।